Hey everyone, welcome to Commerce Net Achievers. My name is तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज की इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन में। जैसे आप लोगों को पता है कि रिजल्ट के बाद ही हम आप लोगों के साथ AIRs की इंटरव्यूज ले रहे हैं, 100% आज स्टूडेंट्स की इंटरव्यू लेके आ रहे हैं। तो इसी तरीके के एक स्टूडेंट के साथ मैं आप लोगों को आज मिलवाने वाला हूं जिन्होंने पेपर 1 में जहां पर 100% स्कोर किया है, वहीं पर उन्होंने कॉमर्स में AIR 18 भी लिया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने ये किस तरीके से अचीव किया, क्या इनकी स्ट्रेटेजी है। स्वागत करते हैं बरखा का। बरखा, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। तो पहला क्वेश्चन हर स्टूडेंट से होता है कि जब रिजल्ट देखा उस मोमेंट को एक्सप्लेन करो कि कैसा लग रहा था, क्या लग रहा था, और उससे पहले डर लग रहा था। सर फर्स्टली आई वांट टू थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जैसे JRF क्लियर करना मेरा एक एम था, वैसे आपके साथ ये फेस टू फेस इंटरव्यू भी मेरा एक ड्रीम था। तो फाइनली JRF के साथ ये भी पूरा हो रहा है। एंड सेकेंडली, जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैं अपने डॉक्टर का मेरा अपॉइंटमेंट था, मैं डॉक्टर के पास थी। तो मेरा जब मैं आपका रिजल्ट देखी टेलीग्राम में कि आया हुआ है कि फर्स्ट JRF ऑफ अ ग्रुप, तो मुझे समझ आ गया कि रिजल्ट आ गया। तो वहीं से धक धक शुरू हो गई। तो फिर मैंने अपना एडमिट कार्ड का डरते डरते डाला, बट वहां लिखा था क्वालिफाइड विद JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। तो मैं बहुत लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग था, बेस्ट फीलिंग, क्योंकि इतने मंथ्स की प्रिपरेशन, वो फाइनली JRF लिखा हुआ, तो वो वर्थ फील हो रहा था कि ठीक है, इतना हमने मेहनत किया, वो अब हमारे रिजल्ट सामने है। तो वो फीलिंग बहुत ही अच्छी थी। एंड सेकेंडली, मुझे ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि मेरा JRF हो गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा JRF नहीं होगा रिजल्ट के बाद। मैं बहुत श्योर नहीं थी कि ठीक है नेट हो जाएगा, बट JRF का मुझे कंफर्म नहीं था। बट जब वहाँ JRF लिखा था तो मैंने 2 बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन किया, ये कंफर्म होने के लिए कि मेरा ही रिजल्ट है ना। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। ग्रेट। तो चलो, अच्छा है कि फाइनली जब मेहनत का रिवॉर्ड मिलता है तो हमें अच्छा लगता है। तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपनी स्टडी के बारे में, अपनी बैकग्राउंड के बारे में। हाँ, मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है श्री शिक्षा यतन कॉलेज कैलकाटा से, एंड मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हुई है कैलकाटा यूनिवर्सिटी से। जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी तो मैं साइड बाय साइड डिप्लोमा इन फोटोग्राफी करी थी, तो मैं एज अ फ्रीलांसर फोटोग्राफर भी वर्क कर रही थी। ओके। तो मतलब नेट के बारे में कैसे शुरू हुआ, मतलब आपको कब लगा, या स्टार्टिंग से ही था कि हाँ मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, या कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली, या कहाँ से आपको इस चीज के बारे में पता चला? सर टीचिंग कभी सोचा नहीं था। लाइक बचपन में हर कोई का ड्रीम होता है टीचर बनना, वो ब्लैक बोर्ड में अपनी मॉम अपने घर में ड्रॉर्स के ऊपर लिख के एक्सप्लेन करना, वो सब मैंने किया है। तो बचपन में ऐसा था कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे बड़ी हुई तो ये इस ड्रीम से कट ऑफ हो गई थी, मतलब कुछ और ही जगह, मतलब फोटोग्राफी में चल गई थी। बट देन जब मेरा MCOM कंप्लीट हुआ ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ठीक है फोटोग्राफी तो चल रहा है, बट उसके साथ साथ मुझे कुछ मिसिंग लग रहा था। तो फिर मुझे नेट के बारे में पता चला, तो वो 55% वाला क्राइटेरिया मेरा फुलफिल था, तो मैंने सोचा ठीक है मैं ट्राई देती हूँ एक बार। तो वहां से मेरी नेट की जर्नी शुरू हुई। बट मैं श्योर नहीं थी कि मैं इस टीचिंग लाइन में कंफर्टेबल हो पाऊंगी या मेरा इंटरेस्ट बिल्डअप हो पाएगा या नहीं। बट जैसे मैंने स्टार्ट किया ना, तो मैंने फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने लाइक जूनियर्स को या अपने फ्रेंड्स को कुछ कंसेप्ट समझाना है, तो मैंने समझाया, तो उन्हें वो कंसेप्ट समझ आने लगा। तो मुझे वो फीलिंग, वो सेटिस्फैक्शन, वो हैप्पीनेस फील होने लगी समझाने की। और मैं पढ़ती भी ऐसी थी ना कि मैं, जैसे मेरे सामने कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, जैसे आप कहते थे मिरर टॉक करने, तो मैं मिरर टॉक के वजह मैं बैठ के पढ़ने में भी ऐसे पढ़ती थी कि मेरे सामने कोई है, मैं उसको समझा रही हूँ वो कंसेप्ट। तो वो एक ट्रिगर की तरह हेल्प किया कि हाँ मैं इस लाइन में फर्दर मूव कर सकती हूँ। मेरा इंटरेस्ट वहीं से डेवलप होना शुरू हुआ टीचिंग का। ओके। तो ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था, राइट? हाँ जी, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में मेरा नेट हो गया था, इस वाले में JRF के साथ में ओके, क्वालिफाई तो की। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है, थोड़ा हम इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने बोला आपका नेट हुआ था, JRF नहीं हुआ हाँ था। जी। सेकंड में तो चलो AIR 1 आया, सॉरी AIR 18 आया। तो बिल्कुल। क्या चेंजेस किया आपने उस चीज को लेके, या आपने क्या समझा था उस टाइम पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उन बच्चों के लिए जो जिनका इस बार नेट हुआ है और वो JRF की तैयारी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आगे उनका भी JRF होने वाला है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, या किस तरीके से आपने एनालिसिस किया कि हाँ यहाँ पर मुझसे ये मिस्टेक हुई है या मुझे इसको सुधारने की जरूरत है?
सर जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट स्टार्ट किया था तो मैं अनअकैडमी के बारे में नहीं जानती थी। मैं एक पेपर 1 और पेपर 2 का बुक ली थी, मैं उसी बुक से पढ़ रही थी। तो मैं उसके थ्रू ही नेट कर रही थी, बट मई में हमारा एग्जाम होने वाला था 2020 वाला अटेम्प्ट, बट फिर वो पोस्टपोन्ड हो गया, हमारा अक्टूबर में हो गया था। तो वो मई और अक्टूबर के बीच का टाइम गैप है ना, तो मई के बाद जून में मुझे अनअकैडमी के बारे में पता चला। तो मैं उस वक्त आपकी फ्री लेसन्स जून से स्टार्ट की वॉच करना, अक्टूबर तक मैंने आपका फ्री लेसन्स देखा और उसके थ्रू मैंने नेट क्लियर किया। बट मेरे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में ये कमी रह गई थी कि मैंने कंप्लीटली उस बुक पे रिलाई कर लिया, और वो बुक में सिलेबस बहुत लिमिटेड था। जब मैंने अनअकैडमी में आके देखा, वो सिलेबस आप लोग इतनी ज्यादा इनडेप्थ पढ़ाए हो और उस बुक के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। आपके 100% सिलेबस है तो वो बुक में सिर्फ 20% सिलेबस कवर्ड है। तो ये डिफरेंस था। सेकेंडली मेरे एमसीक्यूज में बहुत सारे रहते, मैं एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं कर रही थी फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादा। और अनअकैडमी में आप लोग ने पीवाईक्यूज मॉक टेस्ट सब होते थे, तो उसमें मैंने स्ट्रैटेजी में चेंज की। मैंने एमसीक्यू एंड मॉक्स बहुत लगाए, बहुत। इनफैक्ट मैंने खुद से भी एमसीक्यूज फ्रेम करके मैं लगाती थी। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी में डेवलप की। एक मेरे कंटेंट में चेंजेस आया, क्योंकि मैं कंटेंट्स बहुत लिमिटेड पढ़ रही थी जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ रही थी। एंड सेकेंडली एमसीक्यू वाले स्ट्रैटेजी को मैंने चेंज किया, मैंने बहुत एमसीक्यूज एंड मॉक्स लगाए। कहीं ना कहीं दोनों ही जगह पर गलती हो रही थी, दोनों। आप हाँ। कंटेंट भी पूरा नहीं कवर कर पा रहे थे और एमसीक्यू भी पूरा नहीं कवर कर पा या रहे थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों की इम्पोर्टेंस इक्वल इम्पोर्टेंस हो जाती है अगर आप क्रैक करना चाहते हो। नहीं तो कहीं ना कहीं कंटेंट ज्यादा पढ़ लेते हैं, एमसीक्यू नहीं करते, या एमसीक्यू ज्यादा कर लेते हैं, कंटेंट नहीं पढ़ते। तो एक मैच है वो हमें बना के चलना पड़ता है। जी जी। तो बहुत लंबी जर्नी थी। आपने बताया कि आपका तो चलो 2 साल ही हो जाएंगे इस चीज को, या 1.5 से, क्योंकि 1 साल पहले भी आपने जेआरएफ की तैयारी की तब नेट हुआ था। तो आप तो लगातार ही पढ़ रहे थे, उन बच्चों से ज्यादा ही पढ़ रहे थे जिनका पहला अटेम्प्ट था। तो इस जर्नी में अपने आप को स्टेबल रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको भी पता है कि इट इज नॉट एन ईजी टास्क कि हम हमेशा अपने मोरल को अप रखें, हम हमेशा एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें। आपके लिए वो तरीका कौन सा था, या आपके लिए वो कौन सी चीज थी, कौन सा आपके लिए वो क्यू था, या मैं बोलूं कौन सी चीज थी जो आपको मोटिवेटेड रखती थी, या क्या था वो जो आपको लगता था कि नहीं यार मुझे पढ़ना है, मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है? सर जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और उस वक्त मैंने नेट क्वालिफाई किया, तो मुझे उस वक्त जेआरएफ का रियल मीनिंग नहीं पता था। फिर मैं दिसंबर में प्लस सब्सक्रिप्शन में आई, दिसंबर, एंड देन मैंने आपके क्लासेस को फॉलो किया। तो जिस दिन आप रिजल्ट्स निकला था और मैंने नेट क्वालिफाई किया था, आपने उस दिन एक स्पेशल क्लास ली थी जिसमें आपने जो बच्चों ने क्लियर नहीं किया है उनको मोटिवेट करने के लिए एक स्पेशल क्लास कंडक्ट की थी। उसमें आपने कहा था कि अगर आपको जेआरएफ करना है तो आपको ये चीज अपनी आंखों के सामने रखना पड़ेगा कि हाँ मुझे जेआरएफ क्वालिफाई करना है। अपने आप को खुद को ये चीज रिमाइंड करवाना रहेगा और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। उस दिन मैंने एक बड़े से पेपर में एंड जेआरएफ बरखा लिख के अपने वॉल पे रख रखा था, चिपका दिया। और वो चीज मेन मोटिवेशन थी मेरी। मैं अगर रात में सोने जाती थी, मैं उसे देखकर सोती थी। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले उस पेपर पे ध्यान देती थी, खुद को रिमाइंड करवाने के लिए कि नहीं मुझे जेआरएफ चाहिए। जैसे इतने सारे ब्रेकडाउन्स आए, इतने एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए, सब स्टूडेंट्स ऐसे थे कि अब नहीं हो रहा है, हमें गैप्स लेना है। मैं उस वक्त भी पढ़ी हूँ। जस्ट वो एक पिक्चर्स जिसमें लिखा था जेआरएफ बरखा, वो चीज ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं मुझे जेआरएफ चाहिए। तो उस जर्नी वो पेपर एक मेन रोल मेरे लाइफ में प्ले किया थ्रू आउट द जर्नी। तो कहीं ना कहीं जैसे हम मतलब मैं तो पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं तो फर्स्ट सेशन से ये शुरू किया था कि मेरी क्लास की शुरुआत ही इससे होती है कि आप अपनी अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उस पॉजिटिव अफर्मेशन ने आपको हमेशा गाइड किया, आपको एक मोटिवेट हाई। रखा कि हाँ मुझे ये चाहिए, और इसके लिए मैं अपने आप को लेजी नहीं कर सकती, मैं प्रोकास्टिनेट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर प्रोकास्टिनेशन होगा तो डेफिनेटली फिर तो ये अचीव हाँ। होने वाला नहीं है। मैं अगर बात करूं वन बाय वन, हम दोनों पेपर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 से रिलेटेड। पेपर 1 के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, और कौन कौन से आपके लिए प्रॉब्लम एरिया थे, और उसको आपने किस तरीके से हैंडल किया? सब पेपर 1 की स्ट्रैटेजी मेरी सिंपल सी थी। मैं जैसे आपके स्केड्यूल किया हुआ रहता था हर कुछ, मैं उसके अकॉर्डिंगली चलती थी। सपोज आज आप रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज आपने रिसर्च की पहली यूनिट ली है, पहली क्लास ली है, तो मैं लाइव लेक्चर्स हमेशा आपके लेती थी। कोई भी रिकॉर्डेड मेनली मिस हो गया तो ठीक है, बट मैं मोस्टली लाइव ही लेती थी। तो मैं साथ में रनिंग नोट्स बनाती थी, और क्लास के बाद अगर कुछ मिस आउट हो गया तो मैं वो पीडीएफ से लिख लेती थी।
देन वो पीडीएफ को थरो रिविजन देती थी क्लास के बाद ही हाफ एन आवर में साथ साथ। एंड देन सोने से पहले वो नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किए उसको भी मैं एक थरो रिविजन देती थी। फिर सपोज आपकी 1 वीक लगी रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट होने में, तो एंड ऑफ द डे जब आपका रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट हो रहा है तो मैं उस दिन भी पूरे रिसर्च एप्टीट्यूड के नोट्स को अपने थरो रिवीजन देती थी। तो उससे क्या होता था, मेरी 3 बार रिवीजन हो गई। एक बार जब आप पढ़ा रहे हो तब, एक बार जब मैं नोट्स बना रही हूँ तब, और एक हो गया जब मैं एंड ऑफ द वीक रिवीजन दे रही हूँ। तो 1 वीक में 3 बार मेरे रिवीजन हो गई। तो ऐसे क्या होता था, वो चीज माइंड में रह जाती थी। ये हो गई मेरी थ्योरेटिकल पार्ट की। रही मैथ्स एंड डीआई की पोर्शन, तो मैथ्स और डीआई में जैसे आपने कहा था कि सुबह उठ के अलामी ऐप में 5 क्वेश्चंस वाली स्ट्रैटेजी अपनाओ कि आप उठते के साथ प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे हो, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। मैं उठते के साथ नहीं कर पाती थी, बट हाँ मैंने ये चीज किया था कि मैं हर दिन 5 कैलकुलेशन, चाहे वो प्लस हो माइनस हो डिविजन हो कुछ भी हो, मुझे कैलकुलेट करना है 5। एंड देन हर दिन आपने कहा था मैथ्स जरूर सॉल्व करो, 5 ही क्वेश्चन करो बट करो। तो मैं 20 क्वेश्चंस हर दिन सॉल्व करती थी मैथ्स का। एंड देन रहा मेरा प्रॉब्लम एरिया मोस्टली था हायर एजुकेशन एंड पीपल एंड एनवायरनमेंट। हायर एजुकेशन तो आपके जो फ्री लेसन्स आपने जो करवाए थे स्टोरी टेलिंग के थ्रू, जैसे धर्मपाला ने पाला 8 के सेंचुरी में उनको निकाल दिया घर से, तो वो सब स्टोरी टेलिंग के थ्रू मैं अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती थी खुद से बोल के भी। और जब मैं अगर सो रही हूँ या मैं ब्रेक ले रही हूँ तो वो चीज को मैं ईयरफोन्स प्लग करके बस सुनते रहती थी। वो मेरा फ्री टाइम भी हो जाता था और मेरी टाइम भी वेस्ट नहीं होती थी, वो रिकॉल होते रहती थी। तो हायर एजुकेशन ऐसे ओवरकम कर पाई। और पीपल एंड एजुकेशन में मैं ज्यादा फोकस नहीं की, बहुत लिमिटेड रही। जैसे आपने कहा था एमडीजी एसडीजी पे फोकस करने वो, और आपने 3 आवर्स की मैराथन ली थी पीपल एनवायरनमेंट के रिसेंट ट्रेंड्स पे। और कोइंसिडेंटली उनमें से ही एक मेरे क्वेश्चंस एग्जाम में अपियर हो गए, वो विंड एनर्जी वाली, जिसके आंसर तमिलनाडु थे। तो मैं बहुत लिमिटेड पढ़ी थी, बट कोइंसिडेंटली लकीली वही क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ गई। तो यही था मेरा स्ट्रैटेजी फॉर ऑल द यूनिट्स फॉर पेपर 1। ओके, 2 यूनिट्स के बारे में स्पेसिफिकली पूछना चाहूंगा क्योंकि काफी सारी क्वेरीज आती हैं। पहले वाले स्टूडेंट से मैंने उतना इस चीज के बारे में पूछा नहीं। एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक डेटा इंटरप्रिटेशन। तो आप इसके लिए मुझे बताओ कि जैसे प्रिपेयर तो कर लेते हो, फिर रिवीजन जब हम उनको सॉल्व करना है कैसे करते थे, डेली करते थे, अल्टरनेटिव करते थे, क्या सोर्सेज यूज करते थे इस चीज के लिए? सब जैसे कि मैंने कहा पीपल एंड मैथ्स डीआई एंड आरसी मैं हर दिन करती थी। एक आरसी एक डीआई एंड मैथ्स के 20 क्वेश्चन। ये 2 आवर्स मैं अपने नाइट शिफ्ट के रखती थी कि मुझे ये 2 आवर्स ये 3 यूनिट को डिवोट करने। तो मैं ये स्ट्रैटेजी हमेशा लाइक डेली पर्पस में ये करती थी। आरसी डीआई एंड मैथ्स ये मैं 2 आवर्स फिक्स रखती थी अपने रात के, क्योंकि रात में थोड़ी मैं लेजी हो जाती थी। तो प्रैक्टिकल पोर्शन करना मेरे लिए ईजी था, तो मैं इसीलिए ये वाला स्लॉट रात के लिए बुक रखती थी कि मुझे 2 आवर्स इसमें डिवोट करने। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं डेली रिवीजन की, उसकी प्रैक्टिस की, डेली तो जी उसके हिसाब से आपने फाइनल में अपना बना लिया। चलो, अभी बात करते हैं हम पेपर 2 से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड। बताइए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही है और आपने किस तरीके से चीजों को कवर किया। सब पेपर 2 की लाइक सिलेबस बहुत वास्ट है। वो सब हमने अपने एमकॉम बीकॉम में पढ़ा हुआ है, बट सिलेबस स्टिल बहुत वास्ट है, हम हर कुछ कवर नहीं कर सकते पेपर 2 में। तो मेरी स्ट्रेटेजी बहुत लिमिटेड और फोकस थी कि मुझे जो यूनिट में कर रही हूँ बस मुझे वो अच्छे से करना है, उसमें कमांड लाना है। जैसे मेरी वीक पोर्शन थी प्रैक्टिकल, फाइनेंस के प्रैक्टिकल्स हो, अकाउंट्स के हो, टैक्स के, न्यूमेरिकल सम्स, तो ये सब मुझसे नहीं होता था, तो मैंने वो सब छोड़ दिया, वो सब पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाकी यूनिट जैसे मार्केटिंग, बीएमएचआरएम, आईबी, ये सब जो थ्योरेटिकल पोर्शन थे ना, ये सब में मैंने अपनी कमांड की कि मुझे ये सब यूनिट से मेरे मार्क्स नहीं जाने चाहिए। भले मुझे जो नहीं आता वो छोड़ दो, 100% नहीं करना, लिमिटेड करना है, तो जो करना है वो उसमें कमांड रखना है। मेरी इस पेपर 2 की ये स्ट्रैटेजी थी। कहीं ना कहीं वही चीज आ जाती है कि हम कई बार क्वांटिटी के पीछे भागते रहते हैं कि ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं और क्वालिटेटिव पढ़ाई नहीं करते। ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है। इसको मैं 1 मिनट देना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, कि जरूरी नहीं है कि आप सारा ही सिलेबस पढ़ के जाओगे तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा। अब कम भी कर लोगे तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जितना आप कम करके जा रहे हो उसको आप इतने अच्छे तरीके से करिए कि उसमें से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली 100 में से 100 क्वेश्चन हमारे सही नहीं होते हैं और वो पॉसिबल भी नहीं है। एटलीस्ट सेकंड पेपर के लिए आप ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हो कि अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट लगती है, जैसे इन्होंने बोला कि इनको प्रैक्टिकल टॉपिक थोड़े डिफिकल्ट लगते थे, तो इन्होंने उन चीजों को स्किप करके उसकी जगह पर उन टॉपिक्स पे ज्यादा कमांड हासिल की जो
बनाए जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमें कोई दिक्कत आती नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इस क्लास से ये इनसाइट आप जरूर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा, और अगर आप भाग रहे हो सारी चीजों को कवर करने पे तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उसको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब पहले हम बात करेंगे पीवाईक्यू से रिलेटेड, क्योंकि इस बार हम तो हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, हम क्लास में भी कवर करवाते हैं। इस बार थोड़ा सा ट्रेंड है वो चेंज हो गया था, या क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया था, या कुछ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस आ गए थे। तो आपको क्या लगता है कि पीवाईक्यू ने आपकी इस जो अचीवमेंट है उसमें कितना बड़ा रोल प्ले किया, या फिर पीवाईक्यू की क्या इंपॉर्टेंस रही है आपकी इस कंप्लीट जर्नी में? सब मेरे लिए तो पीवाईक्यू इज लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट पीवाईक्यू इसलिए नहीं करती थी क्योंकि सेम क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में नेक्स्ट टर्म में आने वाले, इसलिए नहीं करती थी। बट मैं अपने आप को कैसे इस क्वेश्चंस को फेस करना है, इसलिए मैं पीवाईक्यू अटेम्प्ट करती थी। और साथ ही साथ अगर एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, तो अगर एक आंसर हमें पता है कि हाँ इसके आंसर ये होगा, लेकिन बाकी 3 क्वेश्चन बाकी 3 एमसीक्यूज के जो ऑप्शंस है उनको भी एनालाइज हो जाता था हमारा। तो हो सकता है नेक्स्ट टर्म में सेम क्वेश्चंस नहीं आए, बट उन ऑप्शन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाए। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज आप इसलिए पीवाईक्यू मत करो कि सेम क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट ऐसे करो कि हो सकता है उस चारों ऑप्शन में से कोई और ऑप्शन चूज करके उसके क्वेश्चंस फ्रेम हो सके। तो पीवाईक्यू को अच्छे से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड साथ ही साथ उसकी प्रॉपर एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। ओके, तो मतलब अभी तक तो सब बच्चों ने यही सेम राय ही दिया, आप भी वही बोल रहे हो कि पीवाईक्यू को हम किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, हमें वो करने ही पड़ेंगे, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास, राइट? अब पीवाईक्यू के साथ आ जाता है मॉक टेस्ट, क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हो, पेपर भी ऑनलाइन होता है, जिससे कहीं ना कहीं टाइम एडजस्ट करने में, टाइम को सही तरीके से यूज करना हमें आ जाता है। तो मॉक टेस्ट के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही है, और मॉक टेस्ट आप कैसे देते थे? सब मॉक टेस्ट मैंने अनअकैडमी के बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, मैंने मॉक टेस्ट को स्किप नहीं किया है। जैसे पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, वैसे मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ पीवाईक्यू 1 या 2 बार कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है हाँ इसका आंसर ये होगा। लेकिन मॉक टेस्ट में क्या होता है, हमारे न्यू क्वेश्चन अराइज होते हैं, जैसे हमारे एग्जाम में होंगे न्यू क्वेश्चन अराइज। तो उस क्वेश्चन से कैसे डील करना है, वो जब अगर न्यू क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं तो उससे हमें कैसे डील करना है, वहां पे हमारा एनालिटिकल थिंकिंग कैसे काम करेगा, उसमें मॉक टेस्ट ने बहुत हेल्प किया है। क्योंकि अनअकैडमी के मॉक टेस्ट बहुत चैलेंजिंग रहते हैं, हाई लेवल के रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारी एनालिटिकल थिंकिंग बहुत डेवलप हो जाती है। और इस बार के एग्जाम में वही हुआ, मोस्टली क्वेश्चंस हमारे एनालिटिकल थिंकिंग के थे। जो हमने पढ़ा है, जो हमने रट के आया वो काम नहीं आया, बट हमारे माइंड को हमने कैसे डेवलप करके सारी चीजों को, सारे ऑप्शंस को कैसे एक्सप्लोर करके अटेम्प्ट करे, वो चीज में मॉक टेस्ट ने बहुत हेल्प किया था। तो इसलिए मुझे एग्जाम के दिन इतना डिफिकल्टी नहीं हुआ अटेम्प्ट करने में, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट बहुत लग किए थे। तो फिर मेरे लिए एग्जाम क्रैक करना इसलिए थोड़ा इजी हो गया था। तो मॉक टेस्ट करना बहुत जरूरी है पीवाईक्यू के साथ साथ। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, मतलब आप मॉक को भी मानते हो उतनी इम्पोर्टेंट है जी जितना पीवाईक्यू इम्पोर्टेंस है। या अब रिवीजन के बारे में आपने पहले बता दिया कि एक वीक में आपकी वैसे ही 3 बार रिवीजन हो जाती थी क्लास के बाद, और डेली बेसिस पे और वीकेंड पे आप अपना पूरा टाइम में रिवीजन को देते थे। तो रिवीजन के बारे में मैं और बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस चीज को हम पहले ही टच कर चुके हैं। मैं बात यहाँ पर करना चाहता हूँ नोट्स मेकिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि नोट्स का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है, क्योंकि ये वन डे एग्जाम तो है नहीं, हमें बहुत लंबा पढ़ना पड़ता है, हमें बहुत सारी चीजों को कवर करना पड़ता है। तो मॉक जो नोट्स है उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या रही, कितने नोट्स बनाए, कैसे बनाए, और उनको रिवाइज कैसे किया, उन सारी चीजों के बारे में बताइए। सर, नोट्स मेकिंग बहुत जरूरी है। बिना नोट्स के अगर आप सोचोगे कि आप एग्जाम क्रैक कर लो, हो सकता है आप कर लो, बट डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि एग्जाम के पहले आप पूरी पूरी 600-700 पेजेस की पीडीएफ लेके नहीं बैठोगे रिवाइज करने। तो नोट्स एक क्रिस्प वे में बहुत जरूरी है बनाना। आप छोटे नोट्स बनाओ, हर कुछ नहीं लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। मेरे नोट्स बहुत क्रिस्प रहते थे। जैसे आपने कुछ वर्ड्स बताया, उसके मीनिंग बताए, मैं बस उतना ही लिखती थी। इंपॉर्टेंट वर्ड्स खाली नोट डाउन करती थी, पूरे पीडीएफ में हर कुछ नहीं लिखती थी, क्योंकि उसके लिए पीडीएफ अवेलेबल है। तो नोट्स मेकिंग इसलिए जरूरी हो जाता है, जब आप खुद से पढ़ रहे हो और टाइम आपके पास लिमिटेड है, तो उसमें आप पीडीएफ खोल के नहीं बैठ सकते हो। अब एग्जाम के 10 दिन पहले
अब इतने 20 यूनिट्स है, 22 यूनिट्स के पीडीएफ रिवाइज करना 600 500 पेजेस की पॉसिबल नहीं हो पाते। उस वक्त हमारे नोट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो नोट से रिविजन हो जाएगी हमारी, एंड सेकेंडली जब हम नोट्स लिखते हैं ना, उसके थ्रू भी हमारे माइंड में चीजें बैठती है, तो इसलिए भी नोट्स बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं नोट्स बनाने जरूरी हैं, ये सब बच्चों को समझ लेना चाहिए। जो लोग सोच रहे हैं कि हम नोट्स नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, वो अलग चीज है कि आप नोट्स कितने बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं नोट्स बनाने हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं। नोट्स को, क्योंकि वो रिवीजन में भी आपकी हेल्प करते हैं, वो चीजों को रिकॉल करने में भी हेल्प करते हैं, ऑलमोस्ट हर चीज में वो आपकी हेल्प है वो करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये आप लोगों आपने अपनी कंप्लीट जर्नी के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं, जैसे लास्ट एक महीना रह जाता है, आपने तो सिलेबस चलो पहले भी कवर कर रखा था, तो लास्ट एक मंथ के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी एग्जाम से? जब आपको पता चला कि अच्छा 24 25 या 26 को मेरे एग्जाम होगा, ठीक है, ऑब्वियसली 25 को हो सकता है या 26 को हो सकता है, एडमिट कार्ड तो 15 दिन पहले ही आता है, तो एक महीने पहले हमें पता चल गया था कि हमारा एग्जाम होने वाला। तो उस टाइम पे आपने स्ट्रेटेजी में कुछ चेंज किया, या जिस तरीके से आप पहले ही पढ़ रहे थे आपने उसी चीज को कंटिन्यू की? सर लास्ट 1 मंथ मैंने कुछ मेरी सिंपल सी थी कि मुझे कुछ नया नहीं पढ़ा, सारे रिवीजन पे फोकस किया और सारे अपने एमसीक्यूज पे फोकस किया। कुछ भी न्यू मैंने नहीं यूज किया। लाइक जो मेरे छूट गए वो छूट गए, मोस्टली सब कवर हो चुके थे, बट अगर कुछ टॉपिक रह भी गए वो मैं कवर नहीं कर रही थी। आप लास्ट मंथ में मेरी यही स्ट्रैटेजी थी, मुझे डेली एक यूनिट उठाना है, एक यूनिट एक दिन में कंप्लीट करना है, उसके साथ उसकी पीवाईक्यूज लगानी है, उसके साथ मॉक टेस्ट देना है। तो मेरी ऐसी स्ट्रैटेजी थी, अगर मैं एक दिन रिवाइज कर रही हूँ एक यूनिट और उसके साथ उसकी एमसीक्यू भी लाइक पीवाईक्यू उसी दिन कर रही हूँ, और नेक्स्ट डे मैं उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं वो अटेम्प्ट कर रही हूँ। तो लास्ट 1 मंथ मेरी सिर्फ रिवीजन में गई है, एमसीक्यूज में गई है, मॉक्स पीवाईक्यूज सब मैंने उसमें टाइम डिवोट किया, नथिंग न्यू टू। मतलब कुछ नया मैंने लर्न नहीं किया, सिर्फ पुराने जो मैंने नोट्स थे मैंने वो रिवाइज किया और मॉक्स एंड पीवाईक्यूज लगाए। जो पहले जितना पढ़ा हुआ था आपने सिर्फ उसी को सब फोकस पढ़ो किया, उसी को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की कि अगर मैं नया कुछ पढ़ूंगी तो डेफिनेटली वो याद करने में टाइम जाएगा, और पहले वाली चीजें वो कहीं ना कहीं छूट सकती हैं, वो पहले वाली चीजें रह सकती हैं। उसके बाद आता है एक महीने पहले, अब एग्जाम से एक दिन पहले कि कल आपको पता चल गया कि कल मेरा एग्जाम है, तो आज क्या कर रहे हो आप? और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो 3 घंटे तक, उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो? सर एक दिन पहले तो मेरी हमेशा से रही है, मुझे एग्जाम फोबिया है, मुझे फीवर आ जाता है। तो मैंने एग्जाम, इस बार भी यही हुआ, मुझे तबीयत सही नहीं थी मेरी, बट ठीक है, मैंने एग्जाम के एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ा। उस दिन मैंने पूरा कंप्लीटली रिलैक्स किया। थोड़े बहुत मैंने फॉर्मूला जरूर देखे थे, बट मैंने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ रिवाइज नहीं किया, नथिंग। मैंने अपने आप को काम रखा। नेक्स्ट डे एग्जाम के दिन जैसे आपने कहा था कि जो हम पहले पढ़ते हैं मेहनत सारे बच्चे करते हैं, बट वो 3 आवर्स इफेक्टिवली जो यूटिलाइज करते हैं वही क्रैक कर जाता है एग्जाम। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी, मुझे नर्वस नहीं होना है, मुझे कामली एग्जाम देना है। मैंने एग्जाम हॉल में गई, मैं सबसे पहले आपकी सक्सेस चार्ट बनाई और वहां पे जेआरएफ वर्खा लिख ली, ताकि अगर मेरे कोई भी कभी भी मोरल डाउन हो या डीमोटिवेट हो तो मैं, जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए जेआरएफ वर्खा देखना मुझे मेरे पूरे जर्नी में मुझे मोटिवेट किया, तो वो चीज मुझे रिमाइंड करवा सके कि नहीं मैं क्यों इतने टाइम डिवोट की हूँ। तो फिर वही मुझे हेल्प की। कोई भी क्वेश्चंस लाइक जो मुझे नहीं आ रहे थे मैंने उसे स्किप करके आगे बढ़ा। जैसे आप कहते थे ईगो में नहीं लेना है क्वेश्चन, तो मैंने स्किप कर दिया, आगे बढ़ लिया। तो मैंने वैसे अटेम्प्ट किया। एंड में जो मेरे क्वेश्चंस बचे उसमें सारे सबके एक ऑप्शंस मैंने चूज करके मार्क कर दिए। वो स्ट्रैटेजी जो आपने कहा था वो मैंने अप्लाई किया। और कोई भी क्वेश्चन लाइक अगर मेरे मोरल डाउन हो रहे तो मैं बस वो सक्सेस चैट और वो जेआरएफ वर्खा लिखा हुआ देख के खुद को वो याद दिला रही थी कि मैं क्या क्यों स्टार्ट की थी, मैं किस लिए इतने महीनों वर्क क्यों, इतने अप्स एंड डाउन आए, क्यों मैंने मेहनत किया है। तो वो मुझे काम डाउन होने में बहुत हेल्प किया एग्जाम के टाइम। ओके, तो कहीं ना कहीं वही सिंपल सी तरीके से आपने अपने आप को काम रखा और उसका रिजल्ट भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं पढ़ाई करते हैं बट फाइनल में जाके एग्जाम में पैनिक कर जाते हैं, एंजाइटी अटैक आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पेपर अब उसमें तो अनएक्सपेक्टेड है कि अगर हमें पता ही हो कि क्या आना फिर तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड हैं, तो उन अनएक्सपेक्टेड चीजों को कवर करने में हमें हमेशा दिक्कत है वो आ जाती है। तो
ऑलमोस्ट हमने हर चीज को टच करने की कोशिश की है, ताकि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छे से मोटिवेशन मिल सके, उनको गाइडेंस मिल सके कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी। तो बहुत अच्छी आपकी जर्नी रही है। लास्ट में मैं चाहूंगा कि आप एस्पिरेंट्स के लिए कोई मैसेज, कुछ भी आप जो उनको सुजेस्ट करना चाहोगे। So the only message I would like to give everyone is believe in yourself. अगर आप सोच सकते हो, बिलीव कर सकते हो, तो आप वो चीज को हासिल भी कर सकते हो। अगर आप सोचोगे ही नहीं तो वो आप चीज अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप कंटिन्यूअस हार्ड वर्क कर रहे हो विथ ऑनेस्टी, तो वो चीज जरूर आपको पे ऑफ करेगी। जस्ट बिकॉज कोई चीज डिफिकल्ट लगती है और उसे छोड़ देना वो एक ऑप्शन नहीं होता है। तो आप कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करो, उस चीज में बिलीव करो और उस चीज के लिए वर्क करो, एग्जीक्यूट करो, तो वो जर्नी आपके लिए खुद इजी हो जाएगी। तो सिंपल सा फंड है कि अगर हम अपने आप में भरोसा रखते हैं तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और उसके लिए हमें खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बना के रखना पड़ेगा कि हाँ हम कर सकते हैं, अगर हम सोच सकते हैं तो हम उस चीज को अचीव भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपकी इस पूरी जर्नी को सुन के। काफी सारे पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स ने इससे सीखे होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से सीख के वो उन सारी चीजों को अपने एग्जाम में भी अप्लाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच वर्षा, आपने टाइम निकाला अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर। सो ये थे वर्षा अग्रवाल, जिन्होंने अपनी कंप्लीट जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर किया। सारे अप्स एंड डाउन्स, स्ट्रेटेजी से लेके नोट्स मेकिंग से रिवीजन, मॉक, पीवाईक्यू, हर चीज को हमने टच करने की कोशिश की है, ताकि कुछ भी मिस ना हो और आप अपनी प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंग अलाइन कर सको। तो ये थी हमारी कंप्लीट जर्नी। आई होप कि आपने काफी सारी चीजें इससे सीखी होंगी। आगे अभी हमारे पास बहुत सारे और लर्नर्स भी हैं जिन्होंने इसी तरीके से 100% स्कोर किया है, AIR क्रैक किए हैं, तो उनकी इंटरव्यूज भी मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ लेके आऊंगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक लिखिए, मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।